भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, बलात्कारियों को संरक्षण या बलात्कारियों को किस तरह से वह पालती है, इसका एक बार फिर खुलासा होता है। देखिए, अंकिता भंडारी हत्याकांड 2022 और इधर उन्नाव रेप केस 2017, दोनों में जो चेहरे सामने आ रहे हैं यह आ चुके हैं और उन्हें जिस तरह से बचाने की नापाक कोशिश हो रही है, उससे एक बात साबित हो जाती है फिर कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार, यौन शोषण करने वालों को प्रोटेक्शन मिलता है और उन्हें जमानत दिलवाने के लिए सारा तंत्र कैसे काम करता है। एक तरफ उत्तराखंड का मामला है, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला जो 2022 से लेकर अभी तक सनसनी फैला रहा है, जिसमें खुलासा होता है, जिसमें नाम लिया जाता है उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्यंत कुमार गौतम का, और लगातार कांग्रेस उस पर बैटिंग कर रही है, बाकी राजनीतिक दल बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि उसे सांप सूंघा हुआ है। और दूसरी तरफ दूसरा शर्मनाक घिनौना चेहरा कुलदीप सेंगर, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट दे देता है जमानत, जबकि उसे अंतिम सांस तक जेल में रहना था। और इसके ऊपर बलात्कार और हत्याकांड का मामला यानी हत्या का मामला सिद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे मिल जाती है जमानत। यह दोनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री से भी जवाब मांग रहे हैं कि हिंदू बेटियों की इज्जत जरा भी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, उसे जरा भी चिंता नहीं कि इस तरह के अपराधी, इस तरह के अपराध के आरोप में घिरे लोगों को वह सजा सुनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे और हिंदू बेटियों के खिलाफ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चुप्पी मौजूद है, जिस तरह से बलात्कारी और हत्याकांड में लिप्त लोगों को प्रोटेक्शन हासिल है, उस पर हमारा यह आज का प्रोग्राम है। आप भी जरूर टटोलिएगा और अगर आपको गुस्सा नहीं चढ़ता इन मामलों से तो आप कितना अपने घर में अपनी बेटी, बहन और तमाम महिला दोस्तों का सम्मान करते हैं, इस पर सबसे बड़ा सवाल हम पेश करते हैं आपके सामने। जो बड़ी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से आई है वह कुलदीप सेंगर की जो जमानत मिली है उसे लेकर है। कुलदीप सेंगर यानी भारतीय जनता पार्टी का विधायक, ऐसा विधायक जिसने एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ गैंग रेप किया और सिर्फ गैंग रेप ही नहीं किया, उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया। यह जो क्रोनोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, यह क्रोनोलॉजी किसी भी हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा डरावनी है कि किस तरह से उन्नाव का यह भारतीय जनता पार्टी का विधायक बलात्कार करता है और सिर्फ यही नहीं रुकता है, उसके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। उसके पिता को जेल में डलवाता है, जेल में उसके पिता की मौत हो जाती है, उसके चाचा की मौत हो जाती है और तो और उसकी चाची और उसके जो मां हैं उनकी भी कार एक्सीडेंट में हत्या कर दी जाती है। यह सब होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट में उसे जमानत दे दी जाती है और उसकी जो उम्र कैद की सजा है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। पता नहीं अब मोदी जी का हिंदू बेटी प्रेम जागेगा कि नहीं जागेगा, या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस समेत तमाम लोग इस पर कोई कमेंट करने की हिम्मत रखेंगे या नहीं रखेंगे। क्योंकि यहां पर मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में साक्षी महाराज जो बीजेपी का सांसद बना था, वह गया था कुलदीप सेंगर से जेल में मिलने के लिए और कहा था, थैंक यू कुलदीप सेंगर द ग्रेट बलात्कारी, आपकी वजह से मैं सांसद बना हूं। तो यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। और आइए देखिए उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड 2022 आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है। फिर उत्तराखंड की राजनीति में बवाल है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सीधे सीधे मांग हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी
इस कांड में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता अपने को दावा करती हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी होने की बात करती हैं उर्मिला, उन्होंने सीधे सीधे खुलासा किया है और बताया है कि किस तरह से अंकिता भंडारी की हत्या सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई थी और उस सेक्स रैकेट में द ग्रेट वीआईपी जो जुड़ा हुआ था उसका नाम भी लेती हैं, और वह कोई और नहीं, उत्तराखंड का प्रभारी और बीजेपी का महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम है। इस पर हमने बातचीत की इंद्रेश मैखुड़ी से, जो भाकपा माले के सचिव हैं उत्तराखंड के और इस केस को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने भी सीधे सीधे मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को, असली हत्यारों को बचाया जा सके। यहां याद दिला दूं कि इस समय 2 लोग जिनका रिजॉर्ट था जहां अंकिता भंडारी काम करती थी, वे जेल में हैं और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन अंकिता भंडारी की मां और उत्तराखंड की जनता जानती है कि असली मकसद कोई और था, जिसका खुलासा इन महिला ने किया है। इंद्रेश, बेबाक भाषा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, थोड़ा हमें बताएं कि अभी जो खुलासा हुआ है वह क्या है और कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, 18 सितंबर 2022 को जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, उसके बाद से लगातार ये बात चर्चा में रही कि कोई वीआईपी था जिसको स्पेशल सर्विस देने से अंकिता भंडारी ने इनकार किया और इसकी वजह से पुलकित आर्य और उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी। ये वीआईपी कौन था, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। लोग लगातार सवाल उठाते रहे, बहुत तरह के नाम बीच बीच में आते रहे और 22 मई 2025 में ये फैसला हुआ। यहाँ सेशन जज ने फैसला किया जिसमें पुलकित आर्य और उनके साथियों को सजा हुई। उस सारे फैसले को अगर आप देखें, 160 पन्ने का वो फैसला है और उस सारे फैसले में वीआईपी की का जिक्र है, सारे फैसले में वीआईपी छाया हुआ है, लेकिन वीआईपी कौन है इसका खुलासा उसमें भी नहीं होता। अब एक वीआईपी का नाम एक समय अंकिता भंडारी की माताजी ने लिया। वो भाजपा के उत्तराखंड के संगठन के महामंत्री हैं। संगठन महामंत्री आप जानते हैं भाजपा में बड़ी पावरफुल पोजीशन होती है जी। तो उनका नाम लिया गया, भाजपा ने खामोशी बरती। अब ये जो दूसरा नाम आया है, पहले कहा गया कि गट्टू, फिर गट्टू का खुलासा हुआ कि दुष्यंत कुमार गौतम, और चूंकि ये नाम भाजपा के भीतर से ही आया है, भाजपा के खेमे के अंदर से ही आया है, जिन सारे पात्रों का नाम उसमें है, वो चाहे उर्मिला सनावर है, वो सुरेश राठौर है, या एक और महिला आरती गौड़ का नाम उर्मिला सनावर ने दिया और जवाब में आरती गौड़ ने भी कुछ कुछ कहा, तो ये सारे लोग भाजपा के खेमे के ही लोग हैं, भाजपा के भीतर के लोग हैं। और अगर वो भाजपा के एक इतने ऊंचे पदाधिकारी का नाम ले रहे हैं तो वो अपने आप में संदेह पैदा करता है। और भाजपा की इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह की खामोशी है, न राज्य की भाजपा कुछ बोल रही है, न केंद्र की भाजपा कुछ बोल रही है, न मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। मैंने तो दुष्यंत कुमार गौतम साहब का भी फेसबुक पेज चेक किया तो 6-8 घंटे पहले किसान दिवस की बधाई है, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन की बधाई के 2 पोस्ट हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ। तो ये जो खामोशी है, इससे लगता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला तो है। और इसका एक पहलू ये भी है कि जब जब वीआईपी की चर्चा हुई, क्योंकि ये पुलकित आर्य और ये पूरा परिवार भी भाजपा से जुड़ा हुआ था जी। पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य दर्जा राज्य मंत्री रह चुके थे, माने राज्य मंत्री तो नहीं थे लेकिन वो किसी उसमें थे, तो उनको राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था। और पुलकित आर्य खुद भी एबीवीपी का कार्यकर्ता था, युवा मोर्चे का कार्यकर्ता था। और जब जब वीआईपी की बात आई तब तब हमेशा भाजपा के ही लोगों का नाम आया। तो इससे बहुत साफ जाहिर है कि भाजपा के लोगों की भूमिका तो है, और इसीलिए शायद सरकार जांच में उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी। उसने एसआईटी जांच करवाई, इसमें एसआईटी बनाई गई जांच के लिए, और आईजी लेवल की एक महिला अधिकारी पी रेणुका देवी उस आईजी की
उस एसआईटी की अध्यक्ष थी। ये कहा गया कि बहुत ईमानदार हैं, हाँ थी, लेकिन इस मामले में चीजें आज तक साफ नहीं है। अब ये नया खुलासा हुआ है तो जाहिर है कि इसके आलोक में नए सिरे से जांच की जरूरत तो है। ये साफ तो होना चाहिए था जी कि कौन वीआईपी है जिसके लिए हाँ, लेकिन कि यहाँ किस पर हद तक ये वो जो पुल के तारे और उसके बाइट साथी गए। ये जो बाइट है उर्मिला जी की, और जिस तरह से कांग्रेस ने भी इसे ट्वीट किया है, यानी इसकी तस्दीक की है ऑफिशियली अपने ऑफिशियल हैंडल से, इसे सोशल मीडिया पर एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। तो उर्मिला जी, और क्योंकि उर्मिला जी खुद को भी इस जो बाइट है इसमें अपने को बीजेपी का कार्यकर्ता बताती हैं, और अपने पति के बारे में भी बात करती हैं, और खास तौर बात है कि यहाँ पर वह बुलडोजर एक्शन की भी बात करती हैं, जो हम सब ने देखा था कि बुलडोजर क्यों चलाया गया, और खास तौर से उसी कमरे में जो कमरा विवादित कमरा था। तो ये एक दूसरे ढंग से कई तथ्यों की तरफ इशारा करने की कोशिश उर्मिला अपने खुलासे में कर रही हैं। जी, ये बुलडोजर एक्शन को लेकर के तो हम लोगों ने, या तमाम जो लोग उस समय लड़ रहे थे, यूनानिमसली लोगों ने कहा कि ये सबूत छुपाने की कोशिश है, ये कोई बाकी दूसरा एक्शन नहीं है। लेकिन आज की तारीख में इस समय खास बात क्या है? इसमें जिनका नाम उन्होंने लिया, आरती गौड़, वो इनकार कर रही है कि उनका उस बुलडोजर एक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेट की सरकार, राज्य सरकार, उसके मुख्यमंत्री, बाकी सब खामोशी बरते हुए हैं। जबकि मुझको याद है कि जिस रात बुलडोजर चला, उस रात राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बात का श्रेय लिया, पुष्कर सिंह धामी ने, कि देखो उन्होंने बुलडोजर चला दिया। राज्य की पुलिस ने, उस समय के पुलिस के जो डीजीपी थे अशोक कुमार, उन्होंने कहा कि देखो पुलिस ने एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। वहां उस इलाके की जो यमकेश्वर वो विधानसभा क्षेत्र है पौड़ी जिले में, और उसकी विधायक है रेणु बिस्ट, और रेणु बिस्ट का नाम इस बात में आया कि रेणु बिस्ट ने ही बुलडोजर चलवाया। तो ये जो लोग हैं जो कि पूरे देश में बुलडोजर चलाने के लिए श्रेय लेने की होड़ में शामिल हैं, बीजेपी शामिल है, इस बुलडोजर एक्शन में आज की तारीख में कोई नहीं कह रहा है कि नहीं मेरा श्रेय छीना जा रहा है। न मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरा श्रेय छीना जा रहा है बुलडोजर किसी और के नाम से जोड़ करके, न पुलिस कह रही है, न रेणु बिस्ट कह रही हैं, और वो आरती गौड़ तो साफ साफ इनकार कर चुकी कि उनकी कोई भूमिका वो बुलडोजर चलवाने में नहीं है। तो सवाल है कि बुलडोजर चलाया किसने? तो जाहिर सी बात है कि बुलडोजर इसीलिए चलाया गया कि वहां जो बचे खुचे सबूत थे वो मिटाए जा सके। क्योंकि जो इसमें सेशन कोर्ट का फैसला है, उस फैसले को पढ़ने से जो समझ में आता है, उससे समझ में आता है कि अपराधी इतने शातिर थे कि उस कमरे के डोर पैनल्स पर, डोर हैंडल्स से लेकर के, और वहां जो खाने की प्लेट रखी गई थी उस प्लेट पर, किसी अलमारी पर, कहीं भी कोई कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं फिंगरप्रिंट्स मिले नहीं थे। मिले थे। बिल्कुल कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। ऐसा कैसे संभव है कि कोई फिंगरप्रिंट्स हुई नहीं किसी कमरे में? तो उसके बावजूद क्या सबूत था ऐसा कि जिसको मिटाने के लिए ये बुलडोजर एक्शन किया गया? तो नए सिरे से बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल है, और इसीलिए इस सारे घटनाक्रम की ये जरूरत है कि राज्य के बाहर की एजेंसी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई जांच हो, सीबीआई जांच करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे, इस तरह की जांच की जरूरत है। तभी साफ साफ खुलासा हो सकेगा कि क्या असल में स्थिति है। जी एक आखिरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप उत्तराखंड में हैं, आप पॉलिटिकल लीडर हैं, और उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पुष्कर धामी ने लागू किया है, और यह सब कुछ हो रहा है हिंदू बेटियों को रक्षा देने के लिए कि हिंदू बेटी सुरक्षित रहे। लेकिन इतने खुलासे हो रहे हैं, अभी तक जो अंकिता भंडारी का परिवार है वो भी यह मान रहा है कि न्याय नहीं मिला है। अभी भी लोगों के दिमाग में सवाल, और खास तौर से इस खुलासे के बाद और ज्यादा हो जाता है कि जो असल कल्प्रिट है वह भी गायब है। इसमें कहीं से कोई अकाउंटेबिलिटी, या बीजेपी कहीं से आपको जमीन पर कुछ बोलते हुए या कुछ आगे आते हुए दिखाई देती है? और इतना बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है, एक हिंदू बेटी अंकिता भंडारी, उस पर कहीं से भी कोई पॉलिटिकल सुगबुगाहट नहीं है इंद्रेश जी? देखिए, इसमें हैरत की बात यही है कि ये जो लोग हैं जिनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये जो लोग हैं जो आए दिन इस राज्य को, जिन्होंने सांप्रदायिकता परोसने की लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया है, और आए दिन धार्मिक उन्माद खड़ा करते रहते हैं, रोज बताते हैं कि हिंदू खतरे में है, इनको ये खतरा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
और जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाजपा ने पहले भी जब उसके लोगों पर आरोप लगे तो उन्होंने चुप्पी को ही हथियार बनाया, और इस बार भी लगता है कि चुप्पी को हथियार बनाने की कोशिश है। और यही ये कैसा चाल चरित्र चेहरा है। मैं तो एक बात और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस राज्य के आंदोलन में हम लोग शामिल रहे, इस राज्य की लड़ाई में हम लोग शामिल रहे, और उस समय राज्य बनाने को लेकर के हम लोग स्टूडेंट थे, तो हमारे सामने ऐसे ख्वाब हमको दिखाए गए कि राज्य बनेगा तो जाने क्या हो जाएगा, धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। और ये कैसा राज्य बना जिस राज्य में एक लड़की की इस तरह से हत्या होती है, और उसकी हत्या सिर्फ इसलिए होती है कि वो कुछ नाजायज मांगों को मानने से इनकार करती है, वो जो तथाकथित स्पेशल सर्विस है उसको इनकार करती है। और एक सीरीज है, एक श्रृंखला है भाजपा के लोगों की इस तरह की चीजों में फंसने की। अभी कुछ महीने पहले ही हरिद्वार जिले में भाजपा की वो जिला अध्यक्ष रही थी महिला, उसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवाया, बताइए। भाजपा के पदाधिकारियों की एक श्रृंखला यहाँ गिन सकते हैं कि जो जेल में है बलात्कार के आरोपों में, उनके मंडल अध्यक्ष, उनके दुग्ध संघ के अध्यक्ष, उनके कौन। तो ये कैसा 25 साल में हमने कैसा राज्य बनाया। और मैं तो बहुत ही अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि हमने वो जो बातचीत है, वो जो महिलाएं जो बात कह रही हैं, जो सो कॉल्ड खुलासे हो रहे हैं, तो किस गलाजत किस गंदगी में इस राज्य को धकेल दिया है, उसको सुनना अपने आप में यंत्रणा है, उनकी बातों को सुनना। तो जी, ये यहाँ कहाँ राज्य पहुंचा आप दिया है, जिक्र ये कर रहे हैं जो हिंदू धर्म जी के यहाँ स्वयंभू मैं ठेकेदार हैं। बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं जो लाइव चल रहे हैं, क्योंकि कई जो खुलासे हैं वो लाइव के जरिए हो रहे हैं, और उस लाइव के जो डिटेल्स हैं वो वाकई अपने आप में बड़े यंत्रणा देने वाले हैं कि किस तरह से एक सेक्स और अपराध का रैकेट खुलेआम चल रहा है। जी तो यही यही इस राज्य में हो रहा है। वो उर्मिला जो कह रही हैं, वो तो कह रही हैं कि कोई ग्रुप सेक्स की योजना थी, इस तरह से होता था। अब सोचिए कि इतने गंभीर इतने संगीन आरोप वो लगाए जाएं, वो बोले जाएं, दूसरी तरफ से भी कुछ कहा जाए। और हैरत की बात यह है कि आरती गौड़ जिनका नाम लिया, उनका लाइव भी मैंने देखा, तो वो कह रही हैं कि उन्होंने दुष्यंत कुमार गौतम को इस बात के लिए फोन किया। दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि वो महिला यानी उर्मिला पागल है, उसकी बात में मत आओ, और उसके बाद उन्होंने आरती गौड़ का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब सोचिए कि किसी पर इतने गंभीर आरोप लगे तो वो एक तरफ नंबर ब्लॉक करे और दूसरी तरफ किसान दिवस की शुभकामनाएं दे, तो ये आसानी से हजम होने वाली बात तो नहीं है। जी अंत लेकिन में इस दो प्रदेश को दो चीज आपसे जानना जी, चाहूंगी कि दो जो इम्पोर्टेंट नाम हैं जिनका, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में नाम है इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। पहला जो अंकिता भंडारी की मां ने जिनका नाम लिया, उनका क्या पॉलिटिकल ग्राफ गिरा, या जो दुष्यंत का नाम अभी लिया जा रहा है, इनका क्या बहुत बड़ा कद है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में कि इन्हें किनारे नहीं किया जा सकता या इनके खिलाफ पुष्कर धामी एक्शन नहीं ले सकते? क्या हैं ये लोग? बाकी लोगों को भी थोड़ा आपके जरिए पता चले, दोनों लोग जिनके नाम आए हैं पब्लिक डोमेन में। पहले वाले तो संगठन महामंत्री हैं, और ये भी बड़ी अजीब सी विडंबना है कि उनसे पहले जो संगठन महामंत्री थे उनका नाम संजय कुमार था, उन पर भाजपा के दफ्तर में काम करने वाली एक महिला ने ही यौन उत्पीड़न का, यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके बाद उनको हटाया गया था। उसके बाद ये अजय कुमार बने, जिनका नाम अंकिता भंडारी की माताजी ने लिया। और संगठन महामंत्री चूंकि भाजपा में एक बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है, तो इसलिए उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वो आराम से सार्वजनिक जगहों पर घूमते हैं, और उन पर किसी तरह का कोई सवाल, किसी तरह की कोई बात कहीं से नहीं हुई। कोई एक्शन नहीं ये जो लिया गया? दुष्यंत कुमार, नहीं, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं, न भाजपा ने इस मामले में कोई सफाई दी। ये जो दूसरे व्यक्ति हैं दुष्यंत कुमार गौतम, ये तो भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और राष्ट्रीय महामंत्री होने की हैसियत से ये उत्तराखंड के प्रभारी हैं। तो इन पर तो मोदी जी ही एक्शन ले सकते हैं, मोदी जी कार्रवाई करें, या अब उन्होंने नए नए वो बनाए हैं कार्यकारी अध्यक्ष, वो कार्रवाई करें। लेकिन हम्म कार्रवाई तो भाजपा का चलन है नहीं। और जैसा मैंने कहा कि इस मामले में उनका हथियार, उनका औजार है कि वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, और वो खामोश रहेंगे तो उनका जितना मीडिया है वो भी खामोश रहेगा, और मुद्दा अपनी मौत अपने आप मर जाएगा, उसकी चर्चा गाहे बगाहे सोशल मीडिया में होती रहेगी। यही भाजपा की रणनीति है। अभी अंतिम सवाल की जो अभी खुलासा हुआ है, इससे आपको लगता है कि भाजपा, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं यानी एक इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है, उत्तराखंड का प्रभार उनके पास है, यानी और बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ खलबली या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आप तमाम लोग हैं
तो ये कोई मुद्दा बनने की उम्मीद की जा सकती है क्या उत्तराखंड में कि अंकिता को न्याय मिलेगा अब? अंकिता के न्याय का सवाल तो भाजपा की तमाम कोशिशों के बावजूद तो ठंडा नहीं हो रहा है। वो बार बार नए सिरे से उठ खड़ा हो रहा है। और चूंकि उस मुद्दे में यह ताकत है, इसीलिए वो भाजपा के अंदर से भी इस तरह की आवाज बाहर निकल पा रही है। अगर जमीन पर उसके लिए जगह ना हो, वो खामोश हो गया हो मुद्दा, या लोगों के बीच में वो बेचैनी ना हो, तो तब तो ये आवाजें आनी भी बंद हो जाएंगी। ये आवाजें इसीलिए आ पा रही हैं कि इस मुद्दे को लेकर के लोगों में एक लगातार बेचैनी है, एक टीस भी है। ये लोगों की टीस है कि हाँ, उस बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए था, जो पूरी तरह से हुआ नहीं है। और ये भी लोगों को संशय है कि भाई ये लोग जो ऊपर के ये जिनको आजीवन कारावास हुआ है, ऊपर की अदालतों में मामला कितना टिकेगा नहीं टिकेगा, पैसे के दम पर छूट तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए भी लोगों की निगाह लगातार है। वहां भी जब कोटद्वार में कोर्ट में सुनवाई होती थी, तो एक्टिविस्टों का बाकायदा कोर्ट के बाहर प्रदर्शन होता था लगातार। वो हम्म। दबाव लोगों ने बनाए रखा। तो इसलिए लोगों के भीतर तो ये आक्रोश, ये गुस्सा निरंतर है, और ये गुस्सा जब तक कि मामला हल नहीं होगा, ये बना रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक भाषा से बात करने के लिए इंद्रेश। सवाल बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा और जिस तरह से वह बलात्कारियों को प्रोटेक्ट कर रही है, उससे हिंदू बेटियों की रक्षा में किसका खून खोलेगा किसका नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। शुक्रिया।